कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं को सुप्रभात। आज की वीडियो में बच्चे हम आपकी जो स्पर्श पुस्तिका है उसके गद्य खंड भाग का 8th चैप्टर शुक्र तारे के समान वो करेंगे। ये गद्य खंड का आपका लास्ट चैप्टर है। उसके बाद आपके जो कविता खंड है उसके चैप्टर हैं 2, 3 हम पेंडिंग, फिर हम वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले ये चैप्टर और आपको होप जो लिखित कार्य दिया जा रहा है वो साथ के साथ अपनी कॉपीज़ पर आप उसको कर रहे हो ताकि आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। आपका जो सिलेबस है कंप्लीट हो रहा है, आपने साथ में लिखित कार्य जो आपको भेजा जाता है वो अपना कंप्लीट करना है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं शुक्र तारे के समान चैप्टर से। ये है पेज नंबर 70। आकाश के तारों में शुक्र की कोई जोड़ नहीं। शुक्र चंद्र का साथी माना गया है। उसकी आभा प्रभा का वर्णन करने में संसार के कवि थके नहीं। फिर भी नक्षत्र मंडल में कलगी रूप इस तेजस्वी तारे को दुनिया या ऐन शाम के समय बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती। इसी तरह भाई महादेव जी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषा काल में अपनी वैसी ही आभा से हमारे आकाश को जगमगा कर देश और दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह ही अचानक अस्त हो गए। सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव देसाई गांधी जी के मंत्री थे। मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल कहने में और कभी कभी अपना परिचय उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देने में वे गौरव का अनुभव किया करते थे। गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा था। सन 1929 में महादेव भाई आसेतु हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे। महादेव भाई जी के बारे में बोला जा रहा है कि उनको शुक्र तारा, उन्हें ही बोला गया, वो शुक्र तारे के समान थे और वो गांधी जी को बहुत ही प्रिय थे कि गांधी जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसी बीच पंजाब में फौजी शासन के कारण जो कहर बरसाया गया था उसका ब्यौरा रोज रोज आने लगा। पंजाब के अधिकतर नेताओं को गिरफ्तार करके फौजी कानून के तहत जन्म कैद की सजाएं देकर काला पानी भेज दिया गया। लाहौर के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक पत्र ट्रिब्यून के संपादक श्री कालीनाथ राय को 10 साल की जेल की सजा मिली। गांधी जी के सामने जुल्मों और अत्याचारों की कहानियां पेश करने के लिए आने वाले पीड़ितों के दल गाम देवी के मणि भवन पर उमड़ते रहते थे। महादेव उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियां तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। गांधी जी बम्बई के मुख्य राष्ट्रीय अंग्रेजी दैनिक बॉम्बे कॉर्निकल में इन सब विषयों पर लेख लिखा करते थे। कॉर्निकल में जगह की तंगी बनी रहती थी। कुछ ही दिनों में कॉर्निकल के निडर अंग्रेज संपादक हॉर्नीमैन को सरकार ने देश निकाले की सजा देकर इंग्लैंड भेज दिया। उन दिनों बम्बई के 3 नए नेता थे, शंकर लाल बैंकर, उमर सोबानी और जमनादास द्वारकादास। इनमें अंतिम श्रीमती बेंसेट के अनुयायी थे। ये नेता यंग इंडिया नाम का एक अंग्रेजी साप्ताहिक भी निकालते थे, लेकिन उसमें कॉर्निकल वाले हार्नीमैन ही मुख्य रूप से लिखते थे। उनको देश निकाला मिलने के बाद इन लोगों को हर हफ्ते साप्ताहिक के लिए लिखने वालों की कमी रहने लगी। ये तीनों नेता गांधी जी के परम प्रशंसक थे और उनके सत्याग्रह आंदोलन में बम्बई के बेजोड़ नेता भी थे। इन्होंने गांधी जी से विनती की कि वे यंग इंडिया के संपादक बन जाएं। गांधी जी को तो इसकी सख्त ज़रूरत थी कि उन्होंने विनती तुरंत स्वीकार कर ली। गांधी जी का काम इतना बढ़ गया कि साप्ताहिक पत्र भी कम पढ़ने लगे। गांधी जी ने यंग इंडिया के हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। हर रोज़ का पत्र व्यवहार और मुलाकातें, आम सभाएं आदि कामों के अलावा यंग इंडिया साप्ताहिक में छपने के लिए टिप्पणियां, पंजाब के मामलों का सार संक्षेप और गांधी जी के लेख है सारी सामग्री हम 3 दिन में तैयार करते हैं। यंग इंडिया के पीछे पीछे नवजीवन भी गांधी जी के पास आया और साप्ताहिक अहमदाबाद से निकलने लगे। 6 महीनों के लिए मैं भी साबरमती आश्रम में रहने पहुंचा। शुरू में ग्राहकों के हिसाब किताब की और साप्ताहिकों को डाक में डलवाने की व्यवस्था मेरे जिम्मे रही, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद संपादन सहित इन्हीं
संपादन सहित दोनों साप्ताहिकों की और छापाखाने की सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे आ गई। गांधी जी और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहाँ भी होते वहाँ से कामों और महादेव का सारा समय देश भ्रमण में बीतने लगा। ये जहाँ भी होते वहाँ से कामों और कार्यक्रमों की भारी भीड़ के बीच भी समय निकालकर लेख लिखते और भेजते। सब प्रांतों के उग्र और उदार देशभक्त, क्रांतिकारी और देश विदेश के धुरंधर लोग, संवाददाता आदि गांधी जी को पत्र लिखते और गांधी जी यंग इंडिया में इन कॉलमों में उनकी चर्चा किया करते थे। महादेव गांधी जी की यात्राओं के और प्रतिदिन की उनकी गतिविधियों का साप्ताहिक विवरण भी यंग इंडिया में ही भेजा करते थे कि जो भी गांधी जी की गतिविधियां होती थी और देश विदेश से जो भी भक्त भेजते थे जो कुछ, वो सब यंग इंडिया में प्रकाशित होता। इसके अलावा महादेव देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्र जो आंखों में तेल डालकर गांधी जी के प्रतिदिन की गतिविधियों को देखा करते थे, उन पर बराबर टीका टिप्पणी करते थे। उनको आड़े हाथों लेने लेख भी समय समय पर भेजते थे। बेजोड़ कॉलम, भरपूर चौकसाई, ऊंचे से ऊंचे ब्रिटिश समाचार पत्रों की परंपराओं को अपनाकर चलने का गांधी जी का आग्रह कट्टर से कट्टर विरोधियों के साथ भी पूरी सत्यनिष्ठा से उत्पन्न होने वाली विनय विवेक युक्त विवाद करने की गांधी जी की तालीम, इन सब गुणों ने तीव्र मतभेदों और विरोधी प्रचार के बीच भी देश विदेश के सारे समाचार पत्रों की दुनिया में और एंग्लो इंडियन समाचार पत्र के बीच भी व्यक्तिगत रूप से एमडी को सबका लाडला बना दिया। गांधी जी के पास आने वाले अपनी विद्यार्थी अवस्था में महादेव ने सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी की थी। नरहरि भाई उनको जिगरी दोस्त थे। दोनों एक साथ वकालत पढ़े थे। दोनों ने अहमदाबाद में वकालत भी साथ साथ ही शुरू की थी। इस पेशे में आमतौर पर स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह करना होता था। साहित्य और संस्कार के साथ इसका कोई संबंध नहीं रहता, लेकिन इन दोनों ने तो उसी समय से टैगोर, शरदचंद्र और आदि के साहित्य को उलटना पुलटना शुरू कर दिया था। चित्रागंधा, कच देवयानी की कथा पर टैगोर द्वारा रचित विदाई का अभिशाप शीर्षक नाटिका, शरद बाबू की कहानियाँ आदि अनुवाद उस समय की उनकी साहित्यिक गतिविधियों की देन है। भारत के अक्षरों का कोई सानी नहीं था। वाइसराय के नाम जाने वाली गांधी जी के पत्र हमेशा महादेव की लिखावट में जाते थे। उन पत्रों को देखरेख दिल्ली और शिमला में बैठे वाइसराय लंबी सांस लेते रहते। भले ही उन दिनों ब्रिटिश सल्तनत पर कहीं सूरज ना डूबता हो, लेकिन उस सल्तनत के छोटे बादशाह को गांधी जी के सेक्रेटरी के समान खुशनसीब सुंदर अक्षर लिखने वाला लेखक कहाँ मिलता था। बड़े बड़े सिविलियन और गवर्नर कहा करते थे, सारी ब्रिटिश सर्विसों में महादेव के समान अक्षर लिखने वाला कहीं खोजने पर नहीं मिलता था। पढ़ने वालों को मंत्रमुग्ध करने और शुद्ध और सुंदर लेखन, ये सब कहाँ पर था? महादेव जी के लेखन में। महादेव के हाथों के लिखे गए लेख, टिप्पणियां, पत्र, गांधी जी के व्याख्यान, प्रार्थना, प्रवचन, मुलाकातें, वार्तालापों पर लिखी गई टिप्पणियां, सब कुछ फुल स्केप के चौथाई आकार वाली मोटी अभ्यास पुस्तकों में लंबी लिखावट के साथ जेट की सी गति से लिखा जाता था। वे शॉर्ट हैंड जानते नहीं थे। बड़े बड़े देशी विदेशी राजपुरुष, राजनीतिज्ञ, देश विदेश के अग्रगण्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के संचालक, पादरी, ग्रंथकार आदि गांधी जी से मिलने के लिए आते थे। ये लोग खुद या इनके संगी साथी भी गांधी जी के साथ बातचीत में शॉर्ट हैंड में लिखा करते थे। महादेव एक कोने में बैठे बैठे अपनी लंबी लिखावट में सारी चर्चा लिखते रहते। मुलाकात के लिए आए हुए लोगों अपने मुकाम पर जाकर सारी बातचीत को टाइप करके जब उसे गांधी जी के पास ओके करवाने के लिए पहुंचे तो भले ही उनमें कुछ भूल और कमियां खामियां मिल जाए, लेकिन महादेव जी की डायरी, नोट बही और में मजाल है कि कौमा मात्र की भी कोई भूल हो जाए कि महादेव जी द्वारा लिखित जो भी कार्य होता था वो बहुत ही शुद्ध, स्पष्ट और साफ होता था। गांधी जी कहते हैं, महादेव के लिखे नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना और लोग दांतों तले उंगली दबाकर रह जाते। लुई फिशर और गुंथर के समान धुरंधर लेखक अपने टिप्पणियों का मिलान महादेव की टिप्पणियों के साथ करके उन्हें सुधारे बिना गांधी जी के पास ले जाने में हिचकिचाते थे। साहित्यिक पुस्तकों की तरह ही महादेव वर्तमान राजनीतिक प्रवाहों और घटनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी वाली पुस्तकें भी पढ़ते थे। हिंदुस्तान से संबंधित देश विदेश की ताज़ा से ताज़ी राजनीतिक गतिविधियों और चर्चाओं से नई नई जानकारी उनके पास मिल सकती थी। सभाओं में, कमेटियों की बैठकों में या दौड़ती रेलगाड़ियों में के डिब्बों के ऊपर की बर्थ पर बैठकर ठूस कर भरे अपने बड़े बड़े झोलों में रखे ताज़े से ताज़े समाचार पत्र, मासिक पत्र और पुस्तकें में पढ़ते रहते अथवा यंग इंडिया और नवजीवन के लिए लेख लिखते रहते। लगातार चलने वाली यात्राओं, हर स्टेशन पर दर्शनों के लिए इकट्ठा हुई जनता के विशाल समुदायों, सभाओं, मुलाकातों, बैठकों, चर्चाओं के और बातचीत के बीच वे स्वयं कब खाते, कब नहाते, कब सोते, कब अपनी हिफाजतें हाथ से रफा करते, किसी को इसका कोई पता नहीं चल पाता। वे एक घंटे में
लगातार 4 घंटों का काम निपटा देते। काम में रात और दिन के बीच कोई फर्क शायद ही कभी रहता हो। वे सूत भी बहुत सुंदर काटते थे। अपनी इन सारी व्यस्तताओं के बीच वे काटना कभी नहीं चूकते थे। बिहार और उत्तर प्रदेश के हजारों मील लंबे मैदान, गंगा यमुना दूसरी नदियों के परम उपकारी, सोने की कीमत वाले गाद भी के बने रहते। आप 100 कोस चल लीजिए, रास्ते में सुपारी फोड़ने लायक एक पत्थर भी कहीं नहीं मिलेगा। इसी तरह महादेव के संपर्क में आने वाली किसी को भी ठोस या ठोकर की बात तो दूर रही, खुरदरी मिट्टी या कंकरी भी कभी नहीं चुभती थी। उनकी निर्मल प्रतिभा के संपर्क में आने वाले व्यक्ति को चंद्र शुक्र की प्रभा के साथ दूधों नहला देती थी। उसमें सरोवर होने वाले के मन में उनकी इस मोहिनी का नशा कई दिन तक उतरता ना था। महादेव का समूचा जीवन और उनके सारे कामकाज गांधी जी के साथ एक रूप होकर इस तरह गूंज गए थे कि गांधी जी से अलग करके अकेले उनकी कोई कल्पना ही नहीं जा सकती थी। कामकाज की अनवर्त व्यस्तताओं के बीच कोई कल्पना भी ना कर सके, इस तरह समय निकालकर लिखी गई दिन प्रतिदिन की उनकी डायरी की वे अनगणित अभ्यास पुस्तकें आज भी मौजूद हैं। प्रथम श्रेणी की शिष्ट संस्कार संपन्न भाषा, मनोहरी लेखन कौशल, लेखन शैली की ईश्वरीय देन महादेव को मिली थी। यद्यपि गांधी जी के पास पहुंचने के बाद घमासान लड़ाइयों, आंदोलनों और समाचार पत्रों की चर्चाओं के भीड़ भरे प्रसंगों के बीच केवल साहित्य गतिविधियों के लिए उन्हें कभी समय नहीं मिला, फिर भी गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद उन्होंने किया, जो नवजीवन के में प्रकाशित होने वाले मूल गुजराती की तरह हर हफ्ते यंग इंडिया में छपता रहा। बाद में पुस्तक के रूप में उन्हें उसके अनगिनत संस्करण सारी दुनिया के देशों में प्रकाशित हुए और बिके। सन 1934-35 में गांधी जी वर्धा की महिला आश्रम में और मगनवाड़ी में रहने के बाद अचानक मगनवाड़ी में चलकर सेगाम की सरहद पर एक पेड़ के नीचे जा बैठे। उसके बाद वहां 1-2 झोंपड़े बने और फिर धीरे धीरे मकान बनकर तैयार हुए। तब तक महादेव भाई दुर्गा बहन और नारायण के साथ मगनवाड़ी में रहे। वहीं से वे वर्धा के असहनीय गर्मी में रोज सुबह पैदल चलकर सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते जाते 11 मील हो जाते थे पूरे। रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर इसका जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वह उनकी अकाल मृत्यु के कारण में वह एक कारण माना जा सकता है। इस मौत का घाव गांधी जी के दिल में जीते जी बना ही रहा। वे प्रतिहरि के भजन की ये पंक्ति हमें दोहराते हैं, एरे जख्म जोगे नहीं जशे। यह घाव कभी योग से भरेगा नहीं। बाद के सालों में प्यारेलाल जी से कुछ कहना होता तो गांधी जी उनको बुलाते तो उस समय भी अनायास उनके मुंह से महादेव ही निकल आता, क्योंकि वे महादेव उनके बहुत ही करीब थे, इसलिए गांधी जी को वो बहुत ही प्यारे थे। ये आपका लिखित बच्चे कार्य है जो आपको लिखित रूप में ये भेजा जाएगा और आपने ये पूरी आपकी बैक एक्सरसाइज है जो वो अपनी कक्षा पुस्तिका में करनी है। धन्यवाद।